नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। आज की कौन सी 5 अहम खबरें हैं आपको अब संक्षिप्त में पहले बता देते हैं। 5 अहम खबरों पर आज कौन कौन सी हम नजर डालने वाले हैं। पहले बात करेंगे मुर्शिदाबाद पहलगांव, जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक खौफनाक हिंसा की घटना घटी जिसने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? बीजेपी ने इसे एक साजिश करार दिया है। इसे पहलगांव की हिंसा से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जब एक रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई भी चौंकाने वाली निकली। और अब सवाल यह है कि क्या इस हिंसा के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है? क्या हिंदू विरोधी राजनीति की परतें अब पूरी तरीके से उजागर हो रही हैं? इस मामले की गहराई में जाने पर कुछ ऐसे तथ्यों का खुलासा हुआ है जो सीधे तौर पर राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कैसे कटघरे में खड़ी होती है ममता सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या लगाए हैं आरोप, विस्तार से अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करें, बात हम करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर में हम बात करेंगे पाक होगा बेनकाब की। क्या पाकिस्तान अब बचेगा? क्या भारत के सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, अब दुनिया के मंच पर भी जंग छिड़ दी गई है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अब एक और फ्रंट खोल दिया है, कूटनीतिक युद्ध का। पाकिस्तान को बेनकाब करने का भारत का नया मिशन शुरू हो चुका है और इसके लिए संसद के भीतर से चुने गए प्रतिनिधि अब विदेश की जमीन पर उतर चुके हैं। ये कोई आम दौरा नहीं, ये भारत की उस रणनीति की पहली चाल है जिसमें पाकिस्तान को हर मंच पर नंगा करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना है कि आतंकवाद की फैक्ट्री आखिर चल कहां से रही है, कैसे डेलीगेशन पहुंचा है, कहां कहां आज निकाला गया है और इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है। डिटेल आपसे कुछ देर के बाद। इसके अलावा तीसरी खबर का जिक्र करेंगे लुटेरी दुल्हन का। क्या आपने कभी ऐसी दुल्हन के बारे में सुना है जो शादी के फेरों से ज्यादा शादियों की गिनती में मशगूल हो, जो 7 फेरे नहीं बल्कि 25 बार फेरे लेकर दूल्हे की जिंदगी उजाड़ चुकी हो? यूपी से एमपी और राजस्थान तक एक ऐसा नाम जो शादी के नाम पर लूट की स्क्रिप्ट लिखता रहा है। नाम है अनुराधा पासवान। भोपाल से गिरफ्तार हुई इस लुटेरी दुल्हन की कहानी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। नकली ग्राहक बनकर पुलिस ने बिछाया जाल और पकड़ी गई वो महिला जो सिर्फ दिल नहीं, तिजोरी भी खाली कर देती थी। अब खुल रही है फर्जी शादी गैंग की पूरी परतें। डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र करेंगे, बात गर्मी के सितम की करेंगे। पसीने से तर, बदन से थकी जमीन और आसमान से बरसती आग। गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, एक आपदा बनती जा रही है और खतरे की रेखा खींची जा चुकी है। पिछले 40 सालों से भारत ने जिस गर्मी का अनुभव किया वो अब किसी अलर्ट का इंतजार नहीं कर रही है। वो सिर पर सवार है। दिल्ली से चेन्नई, जयपुर से मुंबई, वो रातें जो कभी सुकून देती थीं अब जलन देती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक हालात और भी भयानक होंगे। सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं या फिर तपते शहरों में सांस लेने की भी जगह अब नहीं बचेगी। आखिर गर्मी का सितम कैसे कहर बनकर पनप रहा है, आपको डिटेल अब से कुछ देर के बाद। पांचवी खबर का जिक्र करेंगे, ग्लैमरस जाह्नवी का करेंगे। रेड कारपेट पर जब एक गुलाबी परछाई बनारसी अंदाज में उतरी तो हर कैमरा ठहर गया और हर नजर उसी पर जम गई। घूंघट के पीछे छुपा था एक जाना पहचाना चेहरा जिसे देखकर जैसे वक्त थम गया। कांस 2025 के इस भव्य मंच पर जब जाह्नवी कपूर ने अपना डेब्यू किया तो उनके लहंगे की हर तह और मुस्कान की हर लकीर ने मां श्रीदेवी की याद ताज़ा करा दी। लेकिन ये सिर्फ डेब्यू नहीं था, ये बनारस की शान, भारतीय परंपरा और एक आधुनिक राजकुमारी के मेल का जादुई प्रदर्शन था। कैसा रहा कांस में जाह्नवी का डेब्यू, अब से कुछ देर के बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगी डिटेल। और ये 5 अहम खबरें रहेंगी जिन पर हम डालेंगे तफसील से नजर। आप इन 5 खबरों को आपको बताएंगे और जाते जाते बात पते की भी आपको हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो जाहिर तौर पर शुरुआत दरअसल उस खबर के साथ करेंगे जो खबर आज अहम खबरों में शुमार रही है। दरअसल बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। क्या पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अब नया पहलगांव बनता जा रहा है? क्या एक बार फिर हिंदुओं को उनके ही देश में चुन चुनकर मारा गया है? ये सवाल यूं ही नहीं उठे हैं बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट की उस रिपोर्ट के बाद खड़े हुए हैं जिसने पश्चिम बंगाल की सरकार की चुप्पी और पुलिस की निष्क्रियता पर बड़े सवाल उठा दिए।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रिपोर्ट के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो सिर्फ सांप्रदायिक नहीं थी, वो पूर्व नियोजित नरसंहार था। उन्होंने कहा कि ये वही सोच है जो पहलगांव जैसे आतंकी हमलों में दिखती है, जहां किसी का धर्म देखकर गोली चलाई जाती है, तलवार चलाई जाती है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हिंसा का संचालन टीएमसी पार्षद महबूब आलम ने किया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और जब पीड़ितों ने मदद की पुकार लगाई तो कोई नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक दुकानें जली, घरों में आग लगी और लूटपाट हुई और निशाना बनाया गया सिर्फ एक वर्ग को। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश गर्व के साथ सीना चौड़ा कर रहा था, वहीं कुछ लोग पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति और मुर्शिदाबाद की बर्बरता पर चुप्पी साधे बैठे थे। एसआईटी रिपोर्ट में जिन तथ्यों को सामने रखा गया वो सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं बल्कि एक पूरी राजनीति की परतें खोलती है। सवाल यह है कि अगर ये हमला किसी और समुदाय पर होता तो क्या प्रतिक्रिया यही होती? पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। बढ़ते हैं आगे। पहलगांव में बहा भारतीय जवानों का लहू और अब पाकिस्तान की नींद हराम करने निकले हैं भारत के जनप्रतिनिधि। आज दिल्ली से उड़ान भरी है उस मिशन ने जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का ग्लोबल वॉर। भारत अब सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने जा रहा है। जापान से लेकर कोरिया, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक कुल 32 देशों में जाएंगे भारत के सांसद और दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंक का उत्पादक बन गया। विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद रवाना हुए सांसदों के इन दलों का मिशन साफ है, दुनिया को बताना है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, यह पूरी सभ्य दुनिया की जंग है आतंक के खिलाफ।
भारतीय संसद की आवाज अब इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक गलियारों में गूंजेगी। डेलीगेशन के सदस्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की तरफ से बार बार किए जा रहे परमाणु हमले की धमकियों को लेकर वैश्विक नेताओं से बात करेंगे। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा है कि पाकिस्तान की नीति है आतंक और भारत अब इसका हर मंच पर विरोध करेगा। वहीं CPIM के सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा है यह समय है जब पूरे दुनिया को आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सभी सांसदों को ब्रीफिंग दी। बताया जा रहा है कैसे भारत का यह कूटनीतिक अभियान पाकिस्तान की दोहरी नीति को ग्लोबल मंच पर सामने लाएगा। भारत सिंधु जल संधि और परमाणु हमले की धमकियों का मसला भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं कर रहा है, भारत अब अपने घाव दिखाकर दुनिया से जवाब मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या वैश्विक समुदाय अब भी आंख मूंद कर बैठेगा या भारत की आवाज पर आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कोऑपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। उसका तो कुछ बचा नहीं। अब क्या कह रही है तो उनको तो रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूंगा। कब करना चाहिए ये सरकार और तय करती है, कब कहाँ किसको भेजना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसमें सरकार बेस्ट है जो डिसाइड करती है। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने और देश ने इस मुद्दा पर बिल्कुल एक है, अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं और दुनिया को ये भी बताना कि इन सब मुद्दा पर पूरा का पूरा देश और हर एक पार्टी एक साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो अटैक कैसे हुआ और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे और पूरा विचार जो भारत का विचार है उसको आगे रखेंगे। अब बात लुटेरे दुल्हन की करेंगे। दुल्हन ही लूट ले जाए घर तो क्या होगा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों की पुलिस महीने से तलाश में थी उस दुल्हन की जो 7 फेरों का झांसा देकर 25 बार ठगी कर चुकी थी। दुल्हन तो बनी पर रिश्तों की डोर नहीं, दुल्हे की किस्मत लूटी। नाम है अनुराधा पासवान। राजस्थान के सवाई माधोपुर की मानटाउन पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल लुटेरी दुल्हन को भोपाल से गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज की रहने वाली अनुराधा पासवान भोपाल में छिपकर रह रही थी और एक और फर्जी शादी की तैयारी कर रही थी। शिकायतकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह बताया है कि दलालों ने अनुराधा की तस्वीरें दिखाई, 2 लाख रुपए लिए, कोर्ट मैरिज कराई, लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही अनुराधा दहेज और गहने और मोबाइल लेकर गायब हो गई। अनुराधा अकेली नहीं थी, उसके साथ एक पूरा गिरोह काम कर रहा था जो भोपाल से ऑपरेट हो रहा था। गैंग में रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू और अर्जुन जैसे नाम सामने आए हैं।
हर शादी के लिए 2 से 5 लाख लिए जाते थे। भोपाल में कई नकली रिश्तेदार बनाकर शादी की स्क्रिप्ट तैयार होती थी और फिर दुल्हन बनकर अनुराधा किसी सीधे साधे शख्स की जिंदगी उजाड़ देती थी। 19 मई को पुलिस ने फेक ग्राहक बनकर अनुराधा को भोपाल से धर दबोचा। वो एक और शिकार की तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने ट्रैप बिछाया और आखिरकार गिरफ्त में ले आई इस शातिर लव फ्रॉड क्वीन को। अनुराधा को फिलहाल रिमांड पर रखा गया है। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाशी की जा रही है। पुलिस को शक है कि देश भर में इस तरह की कई और फर्जी शादियों के गिरोह हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कानून कब तक ऐसे गैंग्स के खिलाफ नकेल कसेगा जो रिश्तों के नाम पर कारोबार चला रहे हैं। 25 दूल्हे, 25 बार 7 फेरे, लेकिन हर बार टूटा भरोसा और लूट ले गई एक जिंदगी। अनुराधा पासवान की ये कहानी फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी है, लेकिन इसके पीछे छिपी है हकीकत कई मासूमों की बर्बादी की। कैमरे के सामने से तो ये भाग गई थी, पर अब कानून से भाग नहीं पाएगी। अब बात करेंगे गर्मी के सितम की। दरअसल हर साल बढ़ती तपिश, हर दिन बदलते मौसम का मिजाज, और अब गर्मी सिर्फ तापमान की बात नहीं, जिंदगी और जरूरतों पर सीधा वार है। साल 2025 की सिर्फ 5वीं मंजिल पार हुई है, लेकिन सूरज का तेवर ऐसा है कि मई में भी जून जुलाई जैसी बेचैनी लोगों को झुलसा रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में कैद हैं और मौसम वैज्ञानिक चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। एक चौंकाने वाली स्टडी बताती है कि पिछले 40 सालों में भारत की धरती लगातार गर्म हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब दिन में नहीं, रात भी बुखार में तप रहा है। स्टडी के मुताबिक देश के 70% जिले ऐसे हैं जहां रात का तापमान दिन के बराबर खतरनाक हो गया है, और ये वो रातें हैं जो ना नींद देती है ना राहत, क्योंकि शरीर को दिन की गर्मी से उभरने का वक्त ही नहीं मिलता। देश के जिन 10 राज्यों में हीट वेव का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इन राज्यों के बड़े शहरों में हालात और भी खतरनाक हैं। मुंबई में हर साल 15 बेहद गर्म रातें हो रही हैं, बेंगलुरु में 11, भोपाल जयपुर में 7 गर्म रातें हैं, दिल्ली में 6 और चेन्नई में 4। रात की गर्मी शहरीकरण का भी नतीजा हो सकती है। इन शहरों में तेजी से बनती कंक्रीट की इमारतें दिन की गर्मी को सोख लेती हैं और रात में वापस छोड़ देती हैं। दरअसल रातें भी हीट वेव अब बन चुकी हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत में तकरीबन 3.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं और जीडीपी में तकरीबन 4.5% तक गिरावट आ सकती है। यानी ये सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं है, आर्थिक तूफान भी है। अब वक्त है सिर्फ एसी ऑन करने का नहीं है, अवेयरनेस ऑन करने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि 2050 तक खतरा और भी गहराने वाला है। शहरों को स्मार्ट नहीं, हीट प्रूफ बनाना होगा, वरना सूरज हमसे हमारे दिन रात दोनों ही छीन लेगा। गर्मी का कहर बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दरअसल कांस की, जहां जाह्नवी ने डेब्यू किया है। जब बात हो ग्लैमर की तो कांस फिल्म फेस्टिवल से बड़ा स्टेज क्या ही होगा, लेकिन जब उसी रेड कारपेट पर कोई भारतीय नायिका बनारसी जादू और मॉडर्न फिनेस का संगम बन जाए तो नज़ारा यादगार बन जाता है। इस बार ये कमाल किया है बॉलीवुड की स्टार बेटी जाह्नवी कपूर ने, जिन्होंने कांस 2025 में अपने डेब्यू को बना दिया एक सांस्कृतिक बयान। गुलाबी रंग का लहंगा, सिर पर पारंपरिक घूंघट और आंखों में शरारत से भरी चमक। जाह्नवी का ये लुक किसी रॉयल पोर्ट्रेट से कम नहीं था। ये टारून तहिलियानी का खास कस्टम आउटफिट था, जिसे बनारस से में हाथ से बुना गया, असली टिश्यू फैब्रिक से बना है और हैंड क्रशिंग टेक्निक से यह तैयार किया गया है। जाह्नवी यहां अपने फिल्म होम बाउंड के प्रमोशन के लिए पहुंची थी, जो अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रीमियर हो रही है,
उनके साथ फिल्म के सितारे ईशान खट्टर और विशाल चेतवा भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी सुर्खी बटोरी जाह्नवी की उस मौजूदगी ने जिसमें हर किसी को एक पल के लिए श्रीदेवी की याद दिला दी। उनके लुक को स्टाइल किया था रिया कपूर के जरिए। सॉफ्ट ब्लश पिंक पैलेट, घूंघट जैसा बहता दुपट्टा, पर्ल नेकलेस और एक नाजुक गजरा, ये सब मिलकर बन गए एक मॉडर्न इंडियन प्रिंसेस की झलक। हेयर स्टाइल था वो स्लीक लो बन और मेकअप में हल्की गुलाबी टोन के साथ विंग्ड आईलाइनर था और कैमरा कैद कर रहा था हर उस मूवमेंट को जो किसी परी कथा से कम नहीं लग रहा था। इस साल कांस में रेड कारपेट को लेकर सख्त नियम लागू किए गए थे। नो न्यूडिटी पॉलिसी, नो ओवर वैल्यूमिन्स ड्रेसेस। लेकिन जाह्नवी ने इन सब के बीच सांस्कृतिक और स्टाइल का एक ऐसा संतुलन दिखाया है कि लोग देखते रह गए। जाह्नवी को सपोर्ट करने पहुंचे उनकी बहन खुशी कपूर और रोमांस बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। कुल मिलाकर कांस 2025 का ये डेब्यू सिर्फ एक फैशन मूवमेंट नहीं था, ये था एक भावुक श्रद्धांजलि, एक सांस्कृतिक गर्व और एक ग्लोबल स्टेटमेंट कि बनारस से लेकर बकिंघम तक भारत की खूबसूरती को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जाह्नवी का ये कदम सिर्फ रेड कारपेट पर नहीं गूंजा, ये आवाज उन भारतीय दिलों में घर कर गई जो चाहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता साथ चले, हाथ थामे। चलिए अब जाते जाते आपको दिखाते हैं आज की बात पते की। दरअसल आज की बात पते की है कि हम जो हैं वो हमारे विचारों और हमारे जज्बे का नतीजा है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता हमें दिखता है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल से मेहनत करते हैं तो राह में आने वाली हर मुश्किल सिर्फ एक सीख बनकर हमारे सामने आती है। याद रखिए, असली ताकत तब दिखती है जब आप गिरकर उठते हैं, रुकते नहीं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और उन छोटे कदमों को बड़े सपनों में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को विश्वास करना शुरू किया उसी दिन आपके सपने भी आपसे विश्वास करना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।